वेलकम टू लॉ प्रो ट्यूटोरियल्स ऑफिशियल चैनल। मेरा नाम है वरुण चक्रवर्ती एंड आई एम फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट देने वाला हूं कि लॉ करने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि लॉ एक बहुत डायनामिक फील्ड है और जैसे जैसे हम लोग एक रेगुलेटरी स्फीयर में जाने वाले हैं, राइट्स बेस्ड सोसाइटी में जाने वाले हैं, वैसे वैसे लॉयर्स की जरूरतें सोसाइटी को बहुत ज्यादा होने लग गई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज अ लॉयर मैं ना पूरे सेगमेंट को 3 सेक्टर में डिवाइड कर सकता हूं। तो सबसे पहले अगर हम लोग चलेंगे तो वो हो जाएगा आपका प्राइवेट सेक्टर। अब देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या होता है। देखते हैं हम लोग कि देखिए, आप लोगों ने ये चीज तो नोटिस किया होगा कि ओला, स्विगी, ये सारे जो कंपनीज हैं वो आईपीओ निकाल रहे होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकाल रहे होते हैं, स्टॉक मार्केट में जा रहे होते हैं और अपने शेयर्स को इनलिस्ट कर रहे होते होंगे। देखिए, अब ये अपने आप नहीं हो जाता है, इसके पीछे ना इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती हैं और वो जो सोचते हैं और जिस प्रकार से वो अप्लाई कर रहे होते हैं, शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने का काम कॉर्पोरेट लॉयर्स का हो रहा होता है। सारे के सारे एनएलयूज बने ही इसलिए थे कि वो कॉर्पोरेट लॉयर्स, बेस्ट क्वालिटी कॉर्पोरेट लॉयर्स को इंडिया में जनरेट कर पाए। तो वैसे कुछ लॉ फर्म्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पैसा पे कर रहे होते हैं इन सब काम के लिए, उनको बोला जाता है कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स। तो कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं मैं। जैसे कि आप देख लीजिए, ट्राई लीगल, शार्दुल अमरचंद मंगलदास, साइरिल अमरचंद मंगलदास, ये सारे जो लॉ फर्म्स हैं ये इंडिया के टॉप लॉ फर्म्स में से एक होते हैं और इनमें जब आपकी प्लेसमेंट हो रही होती है तो आपको इतना बढ़िया सैलरी मिल रहा होता है जो कि आप कंपेयर कर सकते हैं विथ एनी ऑफ द टॉप आईआईटीएंस। ओके, तो ये हो गया आपके लॉ फर्म्स। उसके बाद आपको बता दूं, अगर आपका सिलेक्शन कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के थ्रू एक बहुत टॉप एनएलयू में हो गया है, लाइक नलसार, एनएलएस, एनयूजेएस, ये कुछ मात्र एनएलयूज हैं जहां पे अगर आपका सपना है दैट यू वांट टू गो टू इंटरनेशनल लॉ फर्म्स लाइक लिंकलेटर्स, एलन ओवरी, हर्बर्ट स्मिथ एंड फ्री हिल्स, इन सारे लॉ फर्म डायरेक्ट आपको प्लेस कर लेते हैं इन टॉप एनएलयूज से। सो अगर आपको कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में जाना है, सो एनएलयूज इज द वे टू गो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट साइड चलते हैं। इन हाउस काउंसिल रोल। इन हाउस काउंसिल्स किनको बोला जाता है, नोटिस करेंगे सारी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स बिना लॉयर्स के और बिना लॉ को फॉलो किए बिना चल नहीं सकती। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अदानी, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आईसीआईसीआई। ये सारे अलग अलग सेक्टर्स में बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं और इनको हर दिन अपने डेली ऑपरेशंस में जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए उनको रेगुलेटरी अप्रूवल लेना पड़ता है, लीगल कंसल्टेंसी लेना पड़ता है, लीगल अप्रोच लेना पड़ता है कि भाई बाद में जब वो चीज कर रहे होंगे तब उनके ऊपर कोर्ट का डंडा ना पड़े। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज विजिट करके वो डायरेक्ट हायरिंग करते हैं लॉयर्स का जो कि उनके लिए इन हाउस काउंसिल के अंदर काम करेंगे। सो बेसिकली होता यह है कि वो लॉयर्स का एक टीम तैयार कर रहे हैं अपने ही कंपनी के अंदर, ताकि जब भी वो कोई बिजनेस डिसीजन लेंगे वो बिजनेस डिसीजन अप्रूव होगा एक जनरल काउंसिल से और उसके टीम से कि बाद में उनको लॉ के कारण, इलीगल एक्टिविटी और किसी लॉ को तोड़ने के कारण नुकसान ना हो। सो मैं ये कह सकता हूं दैट इन हाउस काउंसिल रोल्स आर वेरी वेरी इन डिमांड और ये वो रोल्स होते हैं जिसके कारण कंपनी रिलाई करती है दैट कुछ भी गलत ना हो। और हां, सारे एनएलयूज में सारे बड़े बड़े कंपनीज लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एचयूएल, ये सारे कॉर्पोरेट लॉयर्स के रूप में इन हाउस काउंसिल्स को प्लेस कर रही होती हैं। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि आगे हम और क्या रोल्स देख रहे हैं। तो एक होता है लीगल कंसल्टिंग का पोजीशन। अब देखिए, लीगल कंसल्टेंसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना हर साल बहुत सारे पोजीशंस को अप्लाई कर रहा होता है एज द नेम ऑफ यंग प्रोफेशनल्स। तो उनका काम यह होता है कि वो अच्छे अच्छे लॉ ग्रेजुएट्स को बोलती है कि आप गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज में अप्लाई करें और आप गवर्नमेंट को लॉ बनाने में हेल्प करें। सो बेसिकली लॉयर्स विल एक्ट एज अ कॉन्डुइट बिटवीन द पॉलिसी प्रोसेस, इंप्लीमेंटेशन एंड करेक्शन।
तो वो ये देखना चाहते हैं कि सोसाइटी में उस लॉ का क्या इफेक्ट होने वाला है, और इसलिए वो यंग प्रोफेशनल्स को फॉर कंसल्टेंसी हायर कर रहे होते हैं। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड बन रहा है आज के टाइम में फॉर लॉयर्स। आगे अगर हम लोग चलते हैं तो हमको दिखता है पब्लिक सेक्टर। अब देखिए, अभी तक मैंने जो भी बात किया था सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर था। पब्लिक सेक्टर की मैं जब बात कर रहा हूं तो पब्लिक सेक्टर में दो सबसे मेजर चीज आ रहा होता है। एक होता है आपका जुडिशरी और एक होता है आपका फॉर गवर्नमेंट। देखिए, लॉ एज अ फील्ड आप अपने 5 साल में जितने भी कोर्सेज पढ़ रहे होंगे वो सारे के सारे यूजुअली बीए एलएलबी ऑनर्स में हो रहे होते हैं, और जो सबसे ज्यादा टेलर मेड प्रोफेशन कहा जाता है फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, दैट इज नोन एज बीएएलएलबी ऑनर्स, क्योंकि आप अपने सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी काफी रिगरस मैनर में लॉ स्कूल में पढ़ चुके होते हैं। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है यूपीएससी। हर किसी को, जिसको भी यूपीएससी देने का मन है, उसको तो लॉ जरूर ही करना चाहिए, बिकॉज इट मेक्स देयर लाइफ वेरी इजी। दे आर, इट्स टेलर मेड फॉर लॉयर्स। चलिए, और अपन देखेंगे कि अगर सरकार को रिप्रेजेंट करवाना है अपने अगेंस्ट केसेस में, कि भाई कोई केस कर दिया है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कोई क्राइम हो गया है और उसको गवर्नमेंट को लड़ना है कल्प्रिट के अगेंस्ट, तो उसके लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का एक बहुत सारा पोजीशन क्लियर होता है, दैट इज अ गवर्नमेंट पोजीशन। उसके साथ साथ आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज को देखेंगे, जैसे कि एनआईए, सीबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ये सारे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो भी टाइम टू टाइम आपके लॉयर्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है कंडक्ट करवाते रहती है। और इसमें सबसे एक मस्त बात यह होता है कि इन एग्जाम्स को कोई और नहीं दे सकता अपार्ट फ्रॉम लॉयर्स। आगे हम चलेंगे, जुडिशरी। जुडिशरी दो टाइप से डिफाइन होता है। देखिए, हो सकता है कि आपका मन था कि मुझे पहले कॉर्पोरेट लॉ करना है, मुझे पहले पैसे कमाने हैं, तो आपने कॉर्पोरेट लॉ कर लिया। एकमात्र सर्विस है पूरे गवर्नमेंट में जो कि आपको एज लिमिट देता है 35 ईयर्स तक। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, जुडिशरी दो तरीके का होता है। एक होता है आपका लोअर जुडिशरी और एक होता है आपका हायर जुडिशरी। सो लोअर जुडिशरी आप ना ग्रेजुएशन के जस्ट बाद ही उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आफ्टर योर 5 इयर्स ऑफ लॉ आप एलिजिबल हो जाते हैं जुडिशरी लिखने के लिए, और हर स्टेट अपना जुडिशरी अलग से कंडक्ट करवाता है। ओके, और हर एनी पॉइंट ऑफ टाइम एवरी ईयर कहीं ना कहीं इसके पोजीशंस ओपन रहते ही हैं। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं, फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास। ओके, और उसके बाद अपने करियर में आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। अब इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि मान लीजिए आपने पहले कॉर्पोरेट लॉ से अपना पूरा का पूरा करियर स्टार्ट किया, आपने 10-15 साल काम किए, उसके बाद आपका मन किया कि मैं जुडिशरी में जाना चाहता हूं। आप जिस दिन से अपने लॉ स्कूल से ग्रेजुएट हो रहे हैं तब से लेके 35 ईयर्स ऑफ एज तक आप को एलिजिबिलिटी रहता है कि आप किसी भी स्टेट का जुडिशरी लिखेंगे। क्लियर हो गया ये चीज? उसके बाद हम आगे देखेंगे कि हायर जुडिशरी। हायर जुडिशरी एक ऐसा चीज है जो कि आपका स्टार्ट ही होता है 32 इयर्स के बाद। सो व्हाट इफ आपने लिटिगेशन किया, आपने प्रैक्टिस किया, आपने कॉर्पोरेट में प्रैक्टिस किया, आपने रिसर्च किया, बट आपने अपने साथ लाइसेंस भी रखा और बीच बीच में आप जाके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे, और इसी के साथ आप एलिजिबल होते हैं। मान लीजिए 35 इयर्स हो गया आपका, आप इससे इनएलिजिबल हो गए, तो जो सेकंड चीज आपको मिलेगा वो है हायर जुडिशियल सर्विसेज। हायर जुडिशियल सर्विसेज में आपको दो रिक्वायरमेंट होता है। एक 7 इयर्स ऑफ आपका बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, कि आप 7 साल तक लॉयर रहे हुए हैं। दूसरा चीज, आपका मिनिमम एज होना चाहिए 32 इयर्स। अगर आप इन दोनों को क्वालिफाई करते हैं तो आप डायरेक्टली अपॉइंट होते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। इस वे से अगर आप जुडिशरी में एंट्री करते हैं तो आपका बहुत बड़ा हाई चांस रहता है कि आप हाई कोर्ट में एलिवेट हो जाएं। इतने सारे अमेजिंग ऑप्शंस हैं लॉ के अंदर। तो भाई लॉ ना आज के नेक्स्ट 10 इयर्स में इतना ज्यादा बूम करने वाला है कि आपको मजा आ जाएगा इस फील्ड में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि भाई क्या और होता है इसके अंदर।
रेगुलेटरी एजेंसीज, चलिए आपका मन है कि मुझे तो एक प्रॉपर सिंपल हाई पेइंग सरकारी जॉब करना है, मैं बता रहा हूं उसके लिए भी एक बहुत ही शानदार तरीका है। एज अ लॉयर देखेंगे कि ये जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसीज होती है ना, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, ये सारी की सारी एजेंसीज डायरेक्ट लॉयर्स को हायर कर रही होती हैं थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और इनमें जो जॉब लगता है वो होता है ग्रेड ए और ग्रेड बी का, वेरी हाई पेइंग। सेबी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, और इन सब के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। इफ यू हैव जस्ट पास्ड योर लॉ एग्जाम, आपने अपना बीएलएलबी ऑनर्स खत्म कर दिया है, यू आर एलिजिबल टू राइट दिस एग्जाम। सेबी के अंदर जो आपका सैलरी होता है साल का, दैट इज 35 लाख रुपीस। In a government company, in a government organization, regulatory agencies are the highest paying एम्प्लॉयर इन होल इंडिया। आपको ये बहुत मजेदार जॉब मिल जाएगा। सेम विथ आरबीआई ग्रेड बी, सेम विथ नाबार्ड ग्रेड ए। ऐसे जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं इंडिया में, सब टाइम टू टाइम जॉब्स निकाल रहे होते हैं। तो देखिए, आपको बहुत ज्यादा इंसाइटफुल लगा होगा ये सेशन, क्योंकि ये एक आपका दिमाग खोलने के लिए सेशन बनाया गया था, टू शेड सम लाइट ऑन डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एवेन्यूज विच इज अनलॉक्ड आफ्टर यू डू योर बीएलएलबी ऑनर्स थ्रू क्लैट। सो इसी टाइप के और इंफॉर्मेशन के बारे में अगर आपको जानना है तो आप प्लीज नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या जानना है। आई विल मेक मोर वीडियोज ऑन दैट। बाय बाय, गुड नाइट।